नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। आज हम डीपीएसपी एवं जो मूल अधिकार है उनके मध्य का जो टकराव है, उनके मध्य के जो विवाद हैं और उन विवादों से संबंधित जो मुख्य संविधान संशोधन है एवं न्यायालय के जो निर्णय हैं और वर्तमान स्थिति क्या कहती है का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में और ये जो आपके लिए मैटर लेकर आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ तो मेहनत का आपके द्वारा इनाम दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं आज किसकी, एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट एवं डीपीएसपी का मतलब हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के मध्य का विवाद, ठीक है ना। तो ये विवाद शुरू करने से पहले कि इनके मध्य क्या विवाद मौजूद है ना, और क्यों इनके मध्य विवाद मौजूद है, तो ये शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एफआर हैं और जो डीपीएसपी हैं इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। तो यदि आपको वो मुख्य विशेषताएं इनके पता होंगी तो जो इनके मध्य का जो विवाद है उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एफआर एवं डीपीएसपी, कौन, एफआर एवं डीपीएसपी दोनों ही क्या है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। दोनों ही क्या है, महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि दोनों ही भारतीय संविधान के, किसके, भारतीय संविधान के मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे, ठीक है ना। मूल ढांचे मतलब संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो मूल ढांचे के अभिन्न अंग हैं, ठीक है ना। कौन से अंग हैं, अभिन्न अंग हैं, ये ध्यान रख लेना। मूल ढांचा क्या है, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो केशवानंद भारतीवाद आया था, उस केशवानंद भारतीवाद में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। और उस बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि संविधान की कुछ मूल विशेषताएं ऐसी हैं, उन मूल विशेषताओं को संविधान से क्या नहीं किया जा सकता, बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो संविधान का कोई महत्व नहीं है। तो संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं वही संविधान का क्या है, मूल ढांचा है। और आपके डीपीएसपी और जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो दोनों ही भारतीय संविधान के क्या है, मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता आपको क्या ध्यान रखनी है, तो विशेषता आपको ध्यान रखनी है तो मैं दो कॉलम के माध्यम से इनकी विशेषताएं जो है ना वो आपको बता देता हूं। पहले वाला जो भाग है यहां पर तो आपके क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। और दूसरा वाला जो कॉलम है इसमें हम ले लेते हैं कौन, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको किसके बारे में ध्यान रखना, सबसे पहले आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं ना, एफआर किसकी बात करते हैं या किसके विकास की बात करते हैं, एफआर व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि डीपीएसपी, कौन, डीपीएसपी सामुदायिक, कौन है, सामुदायिक विकास की बात करते हैं, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, सामुदायिक विकास की बात करते हैं। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि एफआर फंडामेंटल राइट राजनीतिक, कौन है, एफआर फंडामेंटल राइट राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, समानता की स्थापना करते हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि डीपीएसपी जो है ये समाजवाद, कौन है, डीपीएसपी समाजवाद, उदारवाद एवं गांधीवादी मूल्यों की स्थापना करते हैं। किनकी स्थापना करते हैं, गांधीवादी मूल्यों की स्थापना करते हैं, कौन, डीपीएसपी, ठीक है, ध्यान रख लोगे। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि एफआर
राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? राजनीतिक न्याय की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। कौन? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। डीपीएसपी जो है, कौन? डीपीएसपी, ये किसकी स्थापना करते हैं? ये सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। कौन से न्याय की? सामाजिक आर्थिक न्याय की क्या करते हैं? ये स्थापना करते हैं। ठीक है ना? कौन? डीपीएसपी। ध्यान रख लोगे। तीसरा आपको, अगला आपको क्या ध्यान रखना है कि एफआर क्या है? वाद योग्य है। एफआर क्या है? वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब हो गया कि जो एफआर है ये जस्टिसेबल है। ठीक है ना? ये क्या है? जस्टिसेबल है, ये न्याय योग्य है। मतलब एफआर के पीछे जो है ना वो कानूनी संरक्षण मौजूद है। मूल अधिकारों के पीछे, फंडामेंटल राइट्स के पीछे कौन सा संरक्षण मौजूद है? न्यायिक संरक्षण मौजूद है। जबकि डीपीएसपी में आप जाओगे, किसमें? डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है। मतलब इनके पीछे कोई कानूनी संरक्षण मौजूद नहीं है। किसके पीछे? डीपीएसपी के पीछे। मतलब डीपीएसपी जो है ना वो क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है ना? ध्यान रख लोगे। इसके साथ ही एफआर पर, किस पर? एफआर पर क्या किए जा सकते हैं? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना? प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे। क्या किए जा सकते हैं? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब चूंकि डीपीएसपी जो है ना वो वाद योग्य नहीं है, इनके पीछे कोई कानूनी संरक्षण मौजूद नहीं है। ठीक है ना? तो इनको लागू करना भी क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। तो जब तक डीपीएसपी को लागू नहीं किया जाएगा तब तक उनके ऊपर क्या नहीं लगाया जा सकता? प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो इस वाले कॉलम में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब तक, क्या ध्यान रखना है? जब तक लागू नहीं, तब तक क्या नहीं होगा? तब तक कोई प्रतिबंध नहीं है। तब तक कोई प्रतिबंध नहीं है। किनके ऊपर? डीपीएसपी के ऊपर। ध्यान रख लोगे ना। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है? इधर मैंने आपको क्या बताया कि फंडामेंटल राइट्स पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए, है ना, सदाचार को ध्यान में रखते हुए, लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इत्यादि ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर क्या किए जा सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना? जबकि डीपीएसपी जब तक लागू नहीं होंगे तब तक उन पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगता। ठीक है ना? सबसे महत्वपूर्ण एक बात और ध्यान रखनी है कि एफआर में, किसमें? एफआर में संशोधन, मतलब फंडामेंटल राइट में संशोधन। तो एफआर में संशोधन डीपीएसपी के आधार पर ही किया जाता है। डीपीएसपी के आधार पर ही किया जाता है। मतलब मूल अधिकारों में जो संशोधन होता है ना उसका आधार स्वयं कौन होते हैं? डीपीएसपी होते हैं। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 86वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया भैया? 86वां संविधान संशोधन किया गया। आपको पता है कब किया गया था 86वां संविधान संशोधन? और यह भी पता होगा कि 86वां संविधान संशोधन करके आपको पता है कि संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम था कौन सा? आर्टिकल 21A। ठीक, आर्टिकल 21A जो है ना वो क्या करता है? 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या करता है? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। तो ये जो संविधान संशोधन किया गया था इसका आधार स्वयं कौन थे? डीपीएसपी थे। और वो डीपीएसपी के अंतर्गत आपको पता है कि कौन सा आर्टिकल 45 जो था ना वो किसका आधार, किस संविधान संशोधन का आधार बना? 86वें संविधान संशोधन का आधार बना। मतलब डीपीएसपी जो है ना वो किसमें संशोधन का आधार होते हैं? वो फंडामेंटल राइट में संशोधन का क्या होते हैं? आधार होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप जाओगे तो 103वां संविधान संशोधन किया गया। और 103वां संविधान संशोधन करके आपको पता है कि आर्टिकल जो 15 है उसमें क्लोज नंबर 5 एवं क्लोज नंबर 6 जोड़े गए। और जो EWC कैटेगरी है, EWS जो कैटेगरी है इसको क्या किया गया? 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है ना? तो उसका आधार जो था ना वो कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 46 जो कि एक क्या है? डीपीएसपी है। ठीक है ना? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के मध्य के जो विवाद हैं उनको समझने से पहले आपको
फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के मध्य की जो विशेषताएं हैं, मध्य के जो संबंध हैं, उनको समझना अति आवश्यक है। उसके बाद में आप आसानी से क्या कर सकते हो कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के मध्य विवाद क्यों है। तो जो मुख्य विशेषताएं हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है कि दोनों ही क्या है, संविधान की क्या है, भारतीय संविधान के मूल ढांचे के क्या है, हिस्से हैं। ठीक है, फंडामेंटल जो राइट है, मूल अधिकार जो है, ये व्यक्तिगत विकास पर बल देता है। डीपीएसपी जो है ना सामुदायिक विकास पर क्या करता है, बल देता है। फंडामेंटल जो राइट है ये राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता की बात करता है, जबकि डीपीएसपी जो है ना समाजवाद, उदारवाद और गांधीवादी जो मूल्य हैं उनकी स्थापना की बात करता है। एफआर जो है ये राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है और डीपीएसपी जो है ना वो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। एफआर जो है ना वो क्या है, वाद योग्य है, इनके पीछे कानूनी संरक्षण है, जबकि डीपीएसपी के मध्य कोई कानूनी संरक्षण मौजूद नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से एफआर पर युक्त क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए, लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सदाचार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जबकि जब तक डीपीएसपी को लागू नहीं किया जाएगा तब तक इन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगता है। एफआर में मूल अधिकारों में जो संशोधन किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कि मूल अधिकारों में जो संशोधन किया जाता है इनके पीछे का आधार स्वयं कौन होते हैं, डीपीएसपी ही होते हैं। जैसे 86वां संविधान संशोधन का आधार आर्टिकल 45 था, 103वां संविधान संशोधन जो किया गया उसका आधार आर्टिकल 46 था। ठीक है ना, संपत्ति का जो मूल अधिकार था आर्टिकल 31, उसको उठाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, तो उसका आधार भी कौन था, डीपीएसपी ही था। आर्टिकल 39 का वो क्या कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे। ठीक है ना, तो इत्यादि ऐसे संविधान संशोधन हुए हैं जो किसके बेस पर हुए हैं, डीपीएसपी के बेस पर हुए हैं और किन में किए गए हैं, मूल अधिकारों में किए गए हैं। ठीक है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि डीपीएसपी के मध्य के विवादों की। अब बात करते हैं कि डीपीएसपी के मध्य विवाद क्यों है ना, और इनसे संबंधित मुख्य संविधान संशोधन कौन से हैं, मुख्य विवाद कौन से हैं और वर्तमान स्थिति क्या कहती है। तो आपको पता है कि डीपीएसपी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मूल अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब इनमें से सर्वोच्च कौन सा है या सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाता है। तो इससे संबंधित सर्वप्रथम जो वाद आया वो वाद था आपका कौन सा, चंपाकम दोयराइजन। कौन सा, चंपाकम दोयराजन। कौन सा वाद था, चंपाकम दोयराजन वर्सेस मद्रास राज्यवाद। मद्रास राज्यवाद कब का, 1951 का। सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा, चंपाकम दोयराइजन वर्सेस मद्रास राज्यवाद कब का है, 1951 का है। ठीक है, इस वाद के संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में भी बात की है। ठीक है ना, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में जब हमने आपको आर्टिकल 16 पढ़ाया था मूल अधिकारों में, कौन सा, आर्टिकल 15 एवं 16 जब हमने अध्ययन किया था, तो उस दौरान भी हमने कौन से वाद की चर्चा की है, एम चंपाकम दोयराइजन वाद की चर्चा की है। तो उसका लिंक भी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एम जो पहला वाद आया, इस कौन सा, एम चंपाकम दोयराइजन वर्सेस मद्रास राज्यवाद, तो इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। दो बातें, एक तो ये ध्यान रखनी है कि सर्वप्रथम एफआर एवं डीपीएसपी के मध्य का क्या है, विवाद है ये। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। दूसरा, इसमें निर्णय क्या आया था, तो इसमें निर्णय ये आया था सर्वोच्च न्यायालय का कि सर्वोच्च न्यायालय ने एफआर को प्राथमिकता दी। एफआर को प्राथमिकता दी, किन पर दी, डीपीएसपी पर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। मतलब एम चंपाकम दोयराइजन जो वाद था ना, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों को डीपीएसपी के ऊपर क्या की थी, प्राथमिकता दी थी। ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसके बाद में, इस एम चंपाकम दोयराइजन वाद के बाद में संविधान में संसद ने क्या किया, पहला संविधान संशोधन किया। संसद ने क्या किया, पहला संविधान संशोधन किया। ध्यान रखना, एम चंपाकम दोयराइजन वाद के बाद में ही, जस्ट बाद में क्या किया गया था, पहला संविधान संशोधन किया गया। ठीक है ना, कब किया गया, तो पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया। इस 1951 के द्वारा क्या किए गए, तो इस 1951 के द्वारा निम्न दो काम बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो किए गए। पहला,
पहला किया गया कि आर्टिकल 31 जो है ना, इसमें क्लोज बी जोड़ा गया, मतलब एक नया आर्टिकल 31 बी जोड़ा गया। ठीक है, पहली बात तो ये की गई, जोड़ा गया। ठीक है ना। दूसरा क्या किया गया, दूसरा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। और ये जो 9वीं अनुसूची है इसी से संबंधित है आपका कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 31 बी, जो किसके द्वारा जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना। ये इन दोनों में आर्टिकल 31 बी एवं 9वीं अनुसूची, इन दोनों में है क्या, तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे जब 9वीं अनुसूची से संबंधित विवादों की चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि चंपाकम दोहरायोजन जो वाद था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों को डीपीएसपी पर क्या की, प्राथमिकता दी, उसके बाद में संसद ने क्या किया, पहला संविधान संशोधन किया। ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा काम भी किया संसद ने, और दूसरा काम इसने किया, दूसरा संविधान संशोधन किया। कौन सा, दूसरा संविधान संशोधन किया। किसने, संसद ने दूसरा संविधान संशोधन किया था। कब किया, 1955 में। तो इसका संबंध जो है ना, दूसरे संविधान संशोधन का जो संबंध है, ये भी एवं चंपाकम दोहरायोजन से ही है। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कौन से वाद के बारे में, एम चंपाकम दोहरायोजन जो वाद था, इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये पहला वाद था जिसमें सर्वप्रथम कौन सा विवाद सामने आया था, मूल अधिकार एवं डीपीएसपी के मध्य का विवाद सामने आया था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि एफआर को, फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी पर क्या की, प्राथमिकता दी, और उसके बाद में ये आपके संसद के द्वारा क्या किए गए, संविधान संशोधन किए गए। ठीक है। उसके बाद में दूसरा वाद आया, और वो था आपका कौन सा, गोलकनाथ। इसकी चर्चा भी हमने पिछले वीडियो में की है, मूल अधिकारों से संबंधित जो विवाद थे। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद, कौन सा था, पंजाब राज्यवाद। कब का, 1967 का। तो इस वाद में हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया है, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय ये दिया कि संसद, कौन, संसद फंडामेंटल राइट्स में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती, कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। मतलब न तो मूल अधिकारों को कम कर सकती है और न ही हटा सकती है। तो निर्णय क्या था सर्वोच्च न्यायालय का, संसद एफआर में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है ना, नहीं कर सकती। ठीक है। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे ये मतलब हुआ, मैंने अभी आपको ये बताया, एक मुख्य विशेषता बताई थी कि जो फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं उसमें संशोधन का आधार स्वयं कौन होते हैं, डीपीएसपी होते हैं। ठीक है ना। तो जब आप किसमें संशोधन नहीं कर सकते, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, कौन से वाद के बाद में, गोलकनाथ वाद के बाद में, जब आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हो गया कि गोलकनाथ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों को किन के ऊपर प्राथमिकता दी है, फिर से डीपीएसपी पर प्राथमिकता दी है। क्योंकि डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप किसमें संशोधन नहीं कर सकते, मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। तो ये जो निर्णय आया था, इस निर्णय का निष्कर्ष क्या हुआ, इस निर्णय का निष्कर्ष ये था, निष्कर्ष क्या था इस निर्णय का, इस निर्णय का निष्कर्ष ये था कि चंपाकम दोहरायोजन वाद के साथ ही गोलकनाथ वाद में भी एफआर को सर्वोच्च न्यायालय ने, एफआर को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या की, प्राथमिकता दी है। क्या की थी, प्राथमिकता दी। किन पर दी, डीपीएसपी पर प्राथमिकता दी है। कौन से वाद में, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद 1967। ठीक है। इस वाद के बाद में संसद के द्वारा, इस वाद के बाद में किसके द्वारा, संसद के द्वारा कौन सा संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन एवं 25वां संविधान संशोधन 1971 किए गए। तो इनकी चर्चा करने से पहले आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, 24वें एवं 25वें संविधान संशोधन। तो कौन सा संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन है, 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 368 की प्रक्रिया में, इसने संसद ने आर्टिकल 368 की प्रक्रिया में क्या किया था, संशोधन किया था। मतलब ये जो संशोधन है कौन सा,
24वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? ये आर्टिकल 368 की प्रक्रिया से क्या है? संबंधित है। प्रक्रिया से क्या है? ये संबंधित है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने क्या उपबंध किया? संसद ने ये कहा कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। मतलब मूल अधिकारों सहित वो संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। किसी भी भाग को कम कर सकती है, किसी भी भाग को हटा सकती है। मतलब इस 24वें संविधान संशोधन का निष्कर्ष ये निकला कि संसद मूल अधिकारों में कमी भी कर सकती है, उन्हें हटा भी सकती है। मतलब 24वां जो संविधान संशोधन था इसका संबंध किससे है? 368 की प्रक्रिया से है। पिछले वीडियो में भी हमने इस संशोधन की क्या की है? बात की है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा? 25वां संविधान संशोधन 1971। ये सबसे ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 25वां जो संविधान संशोधन था इसके दो उपबंध किए गए थे। पहला उपबंध क्या किया गया? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा एक नया अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? एक नया अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। ठीक है। और इसमें क्या उपबंध किए गए? पिछले वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा की है। मैं यहां आपको फिर से बताता हूं कि अनुच्छेद 31C जोड़ा गया और इसमें क्या उपबंध किया गया? इसमें उपबंध किया गया कि DPSP है ना। और DPSP में भी कौन से? कि DPSP और वो भी कौन से? अनुच्छेद 39B एवं अनुच्छेद 39C को प्राथमिकता दी जाएगी किन पर? मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 पर क्या की जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब 25वां जो संविधान संशोधन था इसका पहला उपबंध क्या था? कि एक नया संविधान संशोधन जोड़ा गया और कौन सा? एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा? 31C। और इसमें उपबंध कर दिया गया कि DPSP को किन के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी? मूल अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब DPSP के दो जो अनुच्छेद हैं कौन कौन से? अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C को लागू करते समय यदि मूल अधिकार कौन से? 14, 19 और 21 यदि उनका उल्लंघन होता है तो होने दीजिए। कहने का मतलब 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 31C में मूल अधिकारों के ऊपर किन को प्राथमिकता दी गई? फंडामेंटल ये DPSP को क्या की गई? प्राथमिकता दी गई। ठीक है। दूसरा उपबंध क्या किया गया था? दूसरा उपबंध ये किया गया था कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए, ये जो आपका B ऑप्शन है, ठीक है ना, तो आपका ये जो A ऑप्शन है इसको लागू करने के लिए तो उपर्युक्त को प्रभावी करने के लिए बनाई गई विधि को चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन से बेस पर चुनौती नहीं दी जा सकती? कि वो मूल अधिकारों का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये दो उपबंध किए गए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 25वें संविधान संशोधन। सारांश क्या है 25वें संविधान संशोधन का? तो 25वें संविधान संशोधन का सारांश ये है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा दो DPSP को आर्टिकल 39B एवं C को 3 मूल अधिकारों आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एवं आर्टिकल 31 पर क्या की गई? प्राथमिकता दी गई। ठीक है। इसके बाद में ये जो आपका 24वां संविधान संशोधन और कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 25वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसके बाद में एक नया वाद आया और उस वाद का नाम था आपका कौन सा? केशवानंद भारती। कौन सा वाद था? केशवानंद भारती। कौन सा वाद? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद। कौन सा था? केरल राज्यवाद 1973 का।
तो इस वाद के बारे में भी हमने आपको पहले बताया कि 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच ने क्या किया था, ये अपना फैसला सुनाया था। तो कब फैसला आया? 24 अप्रैल 1973 को। तो इसमें क्या कहा था? तो इसमें पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी गई। क्या की गई? बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी गई। और ये कहा गया कि जो डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल जो राइट्स है ना, वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के क्या है, वो परस्पर सहयोगी है, परस्पर क्या है, पूरक है। ठीक है ना। तो निष्कर्षतया हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्षतया हम ऐसे कह सकते हैं कि केशवानंद भारती जो वाद था, इसमें 24वें संविधान संशोधन एवं 25वें संविधान संशोधन को क्या की गई? चुनौती दी गई। और न्यायालय का जो निर्णय था, न्यायालय का निर्णय ये था कि न्यायालय ने, किसने? न्यायालय ने उपर्युक्त संशोधनों को, किनको? उपर्युक्त संशोधनों को क्या कर दिया? वैध एवं संवैधानिक घोषित कर दिया कि ये दोनों के दोनों क्या है? संवैधानिक है। ये क्या नहीं करते? ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं। दोनों के दोनों संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है ना, नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे, नहीं करते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय का क्या था? निर्णय था। अब ध्यान से देख लीजिए कि उपयुक्त दोनों संविधान संशोधन, मतलब 24वां संविधान संशोधन भी वैलिड, 25वां संविधान संशोधन भी वैलिड था। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो 25वां संविधान संशोधन का जो उपबंध बी था, उपबंध नंबर जो 2 था, जो ये कह रहा था कि उपर्युक्त को प्रभावी करने के लिए जो विधि बनाई जाएगी, उस विधि को इस आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। इस उपबंध को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती में क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो भी संविधान संशोधन किया जाएगा उसकी न्यायिक समीक्षा करना किसका अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। और यह एक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस वाद में कौन से उपबंध को, 25वें संविधान संशोधन के उपबंध नंबर 2 को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। ठीक है। तो केशवानंद जो भारतीयवाद का जो निर्णय था, इस निर्णय का निष्कर्ष क्या निकला? इस निर्णय का निष्कर्ष ये निकला कि जो 25वां संविधान संशोधन के तहत जो आपका 31C जोड़ा गया था और जिसमें डीपीएसपी, 2 डीपीएसपी को 3 मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी, तो वो ही आपका किसका निष्कर्ष है? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद का निष्कर्ष है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि 2 डीपीएसपी आर्टिकल 39B एवं C को 3 मूल अधिकार 14, 19 एवं 31 पर क्या की जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद में संसद ने क्या किया? केशवानंद भारतीवाद के बाद में संसद ने 42वां संविधान संशोधन 1976 किया और इसमें क्या उपबंध किया उसकी चर्चा करेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं कौन सा संविधान संशोधन? अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां जो संविधान संशोधन 1976 था, ये किया गया कौन से वाद के निर्णय के बाद में? केशवानंद भारती वाद के निर्णय के बाद में। ठीक है। इस 42वें संविधान संशोधन के बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, 42वें संविधान संशोधन को किसकी संज्ञा दी जाती है? लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, किसकी संज्ञा? लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। कौन से संविधान संशोधन को? 42वें संविधान संशोधन को। दूसरा, इसका जो महत्वपूर्ण उपबंध था वो क्या था? इसका दूसरा महत्वपूर्ण उपबंध ये किया संसद ने कि अनुच्छेद जो 31C था, जो 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इस अनुच्छेद 31C को विस्तारित किया गया। क्या किया गया? विस्तारित किया गया। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे, क्या किया गया? विस्तारित किया गया और कहा और उपबंध कर दिया, और उपबंध कर दिया, क्या उपबंध कर दिया कि सभी डीपीएसपी को एफआर पर, फंडामेंटल राइट्स पर प्राथमिकता दी जाएगी।
प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन किया गया किसके द्वारा? संसद के द्वारा, क्योंकि 25वां संविधान संशोधन तो क्या कह रहा था कि केवल 2 ही डीपीएसपी को 3 मूल अधिकारों पर क्या की जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका जो अनुच्छेद 31C था, जो कि जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको और अधिक विस्तारित कर दिया गया और उपबंध कर दिया गया कि सभी डीपीएसपी को किनके ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी? मूल अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। इससे 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। कहा? सर्वोच्च न्यायालय में। और जो वाद आया उस वाद का नाम था कौन सा? मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघवाद। कौन सा था? भारत संघवाद 1980। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाद है ये भी। ठीक है ना। कौन सा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद, जिसमें 42वें संविधान संशोधन को क्या की गई? चुनौती दी गई। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, वो निर्णय क्या था? निर्णय ये था कि सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के इस उपबंध को अवैध घोषित कर दिया। इस उपबंध को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है ना। क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। कौन से उपबंध को? जिसमें आपके अनुच्छेद 31C में ये उपबंध किया गया था ना कि सभी डीपीएसपी को किनके ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी? के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। इसको इस संविधान संशोधन को क्या कर दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। ठीक। दूसरा जो आपका निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का, वो ये था कि एफआर एवं डीपीएसपी, ध्यान से सुन लेना, एफआर एवं डीपीएसपी एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। परस्पर क्या है? पूरक हैं, विरोधी नहीं है। ठीक है। ये दूसरा निर्णय। तीसरा निर्णय क्या था? तीसरा निर्णय ये था कि एफआर एवं डीपीएसपी के मध्य का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण सीधा प्रश्न बनता है। एफआर एवं डीपीएसपी के मध्य का संतुलन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, या संविधान का मूल ढांचा है, का हिस्सा है, या संविधान का क्या है? मूल ढांचा है। तो 3 निर्णय कौन से वाद के? मिनर्वा मिल्स वाद के 3 जो निर्णय है वो बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। पहला, 42वें संविधान संशोधन के इस उपबंध को कि सभी डीपीएसपी को एफआर पर प्राथमिकता दी जाएगी को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। एफआरएम डीपीएसपी एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। तीसरा, एफआरएम डीपीएसपी के मध्य का जो संतुलन है ना, ये संतुलन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। सीधा सा प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एफआर एवं डीपीएसपी के मध्य के संतुलन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया? तो कौन से वाद की बात है? वो मिनर्वा मिल्स वाद की बात है। ठीक है। ध्यान रख लोगे। ये तो हो गई इनकी विवाद की स्थिति। 1980 के बाद में कोई विवाद इनके मध्य मौजूद नहीं रहा। तो अब बात ये आती है कि वर्तमान स्थिति क्या कहती है? वर्तमान में स्थिति क्या है? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डीपीएसपी एवं मूल अधिकारों के मध्य की जो विवाद की स्थिति है, उनकी वर्तमान स्थिति ये है। उनकी वर्तमान स्थिति ये है। क्या है? पहली बात तो यह है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। पहली स्थिति आपको क्या ध्यान रखनी है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं? पूरक हैं। ये वर्तमान स्थिति है पहली। दूसरी वर्तमान स्थिति क्या है? तो दूसरी वर्तमान स्थिति ये है आपकी कि क्या है? ये जो दूसरा वाला भाग है ना कि दोनों के मध्य का संतुलन, दोनों के मध्य का संतुलन
संविधान का मूल ढांचा है। संतुलन संविधान का क्या है? मूल ढांचा है, ये वर्तमान स्थिति है। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। तीसरी वर्तमान स्थिति क्या है? तो तीसरी वर्तमान स्थिति जरा ध्यान से देखिए। मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था कि 42वें संविधान संशोधन के इस उपबंध को, जो कह रहा था कि सभी डीपीएसपी को मूल अधिकारों पर क्या की जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, को क्या कर दिया, उसने अवैध घोषित कर दिया। कहने का मतलब क्या हो गया कि 25वां जो संविधान संशोधन किया गया था और उसके तहत आर्टिकल 31C में यह उपबंध किया गया था कि 2 डीपीएसपी को 3 मूल अधिकारों, मतलब अब 2 मूल अधिकारों पर क्या की जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि 31वां जो मूल अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो तीसरा उपबंध आपका क्या हो गया? तीसरा वर्तमान स्थिति कि 2 डीपीएसपी को, किनको? 2 डीपीएसपी को, और वो 2 कौन से? आपके अनुच्छेद 39B एवं 39C एवं कौन सा, 39C को, 39C को 2 FR और 2 FR कौन से? आपका 3914 एवं अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 पर क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि 31वां जो संविधान संशोधन है उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है। और एक तीसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इस मिनर्वा मिल्स वाद के बाद में क्या मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है? हाँ, संसद संशोधन कर सकती है। तो वर्तमान स्थिति में आप चौथा भी जोड़ सकते हो कि संसद क्या कर सकती है, संसद FR में संशोधन कर सकती है। किसमें? FR में संशोधन कर सकती है। ये वर्तमान क्या है, स्थिति है। और अब जो है ना, किनके मध्य विवाद मौजूद नहीं है, FR और डीपीएसपी के मध्य कोई विवाद मौजूद नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत जो है ना इस वीडियो को बनाने में लगती है, तो कुछ तो फल दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।